सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं आपको सारे कि ये चैप्टर पूरा कवर करवा दूंगी एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बुक वर्क, बैक एक्सरसाइज जितनी भी है, फिलअप्स वगैरह, ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर, वो सारा कुछ कवर करवा दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। समझेगा नहीं? As you have already studied in your previous classes, आपने जैसे कि पुरानी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, all living beings require food for the survival। सारे जो जीव हैं उनको फूड चाहिए रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इस अर्थ पे रहने के लिए उनको फूड चाहिए, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। एनर्जी derived from food is utilized all organism for carrying out various functions such as digestion, respiration, excretion। एनर्जी चाहिए होती है जो कि हमें फूड से मिलती है और इस एनर्जी की वजह से हम अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस कर पाते हैं, जैसे कि हो गया डाइजेशन, खाने को पचाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना निकालना, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, एक्सक्रीशन कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे स्टमक में रह जाता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू आ जाता है बाहर। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। हमें अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिल सकता है। प्लांट्स से हो गए जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एनिमल्स से हो गए मीट वगैरह एक्सेट्रा, एग्स हो गए, ये सब होते हैं। तो किसी भी तरीके से फूड्स हमें प्रोवाइड हो सकता है। तो द ब्रांच ऑफ द साइंस डील विद ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एक ब्रांच है, एक टहनी है साइंस की जो डील करती है ग्रोइंग प्लांट्स को उगाना, रेजिंग ऑफ एनिमल्स को चराना, उस ह्यूमन के यूज़ के लिए, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। ये डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लेना। सो टिल 10,000 BCs people were nomads। एग्जाम्पल, they wander from place to place in search of food and shelters। ये 1000 BCs मतलब बिफोर, AD मतलब होता है आफ्टर। तो पुराने समय की बात है, 10,000 से पुराने के समय की बात है। जो पीपल है वो अपना फूड सर्च करते थे और शेल्टर की खोज में जाते थे इधर उधर। तो दे एट रॉ मटेरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हंटेड एनिमल्स फॉर देयर फूड। वो फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स कच्चे खाते थे वो, और एनिमल्स का शिकार करते थे अपने खाने के लिए। देन दे लर्न टू प्लांट सीड एंड ग्रो प्लांट्स फॉर फूड। और बाद में उन्हें थोड़ी देर के बाद समझ आया कि प्लांट सीड्स बोए जाते हैं, देन उसमें से प्लांट ग्रो होता है, उसमें से बहुत सारी सब्जियां अलग अलग उगती है। तो उसे उनको बाद में समझ आया। लेटर दे हैव कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप फूड। बाद में उन्होंने लैंड को कल्टिवेट करना शुरू करा, लैंड पे चावल उगाने चालू करे, व्हीट उगाने चालू करे एंड और भी उन्होंने फसलें उगानी चालू करी। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप प्रोडक्शन की बिगनिंग थी। क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट ही हुआ था, इससे धीरे धीरे आगे आप और भी पढ़ोगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस। सो वो जो एनिमल्स को भी यूज़ करते थे, जंगली जानवरों को भी वो यूज़ करते थे फूड के लिए और अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे कि हो गए चराना, खेतों में हल जुतवाते हैं गाय से, तो इन सब के लिए वो यूज़ करते थे एनिमल्स को। सो cultivated of crops and rearing of animals have undergone tremendous advances during the last century। cultivation of crops और animals को चराना है, ये बहुत समय से चला आ रहा है, लास्ट सेंचुरी से चला आ रहा है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन आज के नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। कि देश की जैसे कि टोटल पॉपुलेशन है 100%, तो 100 का हाफ 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में आती है और एनिमल्स को चराने की फील्ड में आती है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो 70% पॉपुलेशन जो है, 100 में से 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है। द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशनरी और ग्रीन रेवोल्यूशनरी। वेट दीदी, आपने ये तो बताया ही नहीं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एकदम सरल भाषा में हमें भी बताइए जरा। सो एग्रीकल्चर की डिफाइन जैसे मैंने आपको बताई थी, द ब्रांच ऑफ साइंस, कि एक साइंस की टहनी जो होती है एक साइंस की। नहीं दीदी, वो उसे क्या कहते हैं?
खेती बाड़ी करना या क्या हिंदी में खेती बताएं? बाड़ी करना, एक ही जगह पे बहुत सारी फसलें उगाना, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। ओके दीदी। जैसे कि हम बात कर रहे थे द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी और ग्रीन रेवोल्यूशन भी जो 1960 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। In agriculture, like development of new varieties of plants and animals, use of fertilizers, pesticides, use of labor saving devices, tractors, harvesters, etc. All this has been better crops and जैसे कि हम जानते हैं एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स उपयोग करते हैं किसान, और पेस्टिसाइड से उपयोग करते हैं, लेबर्स का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे मतलब कि नई टेक्नोलॉजी के चलते बहुत सारे आ गए हैं और भी एग्रीकल्चर के लिए, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रैक्टर्स भी यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर्स भी, जिससे हमें अच्छी फसलें मिलती है, और साथ के साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, हम इस लगातार ऑर्डर में मतलब लार्ज पॉपुलेशन के चलते, मतलब कि जैसे कि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। लार्ज पॉपुलेशन के लिए रेगुलर प्रोडक्शन मतलब कि हर रोज़ प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वरना कि देश में लोग भूखमरी से मरने लगेंगे। और प्रॉपर मैनेजमेंट भी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना हमारी अर्थ पे मतलब रहना मुश्किल हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फूड्स का, अमीर को भी उतना ही फूड मिलना चाहिए जितना गरीब को मिलता है। ओके गाइस, सो आपको समझ आया या कि नहीं, तो आप ये बताइएगा। अब नेक्स्ट इसका पेज। नाउ क्रॉप प्लांट्स फार्मर्स ग्रो प्लांट्स इन देयर फील्ड। जो किसान है वो पेड़ पौधे उगाते हैं अपनी फील्ड्स में। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop. So फिर से समझना इसे ध्यान से। When plants of the same kind and grow and cultivated and one place on a large scale, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। plants of the same kind and cultivated at one place on a large scale, जैसे कि मान लीजिए ये मतलब कि कोई जगह है, ये लैंड है, यहाँ पे हमें उगानी है सब्जी, तो यहाँ पे हम चावल की खेती करेंगे, तो राइस ये हमने सारे में राइस की खेती करनी है, तो एक राइस है। यहाँ पर हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे राइस है तो यहाँ पे वीट है, राइस में राइस है, यहाँ पे राइस उगेगा। तो इस मतलब कि जहाँ पर एक लैंड पर सिर्फ राइस ग्रो होता है उसे कहते हैं क्रॉप। जैसे कि एक लैंड पर अब बात करें कि एक वीट यहाँ पे, तो इसे कहते हैं क्रॉप। एक ही जगह पर बहुत सारे एक ही तरह की फसल उगे उसे कहते हैं क्रॉप। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके एग्जांपल्स भी है। ए लार्ज नंबर ऑफ वीट प्लांट्स आर ग्रोन इन ए फील्ड में मेकअप ए क्रॉप ऑफ वीट। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, वीट अगर एक ही जगह पे बहुत सारा वीट उगाया जाता है तो उसे कहते हैं क्रॉप। मतलब कि एक ही जगह पर एक ही चीज़ की खेती करना उसे कहते हैं क्रॉप। जिसकी भी हो गया वीट का एग्जाम्पल। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है तो ये एग्जाम्पल दे देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसे कहते हैं, क्रॉप्स की मदद से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसे कहते हैं प्रोड्यूस। ये डिफाइन है ये भी। तो हम कितने बेसिस पर ऑब्टेन करते हैं क्रॉप को, तो हम करते हैं सैरल ग्रेन क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, मेज एक्सेट्रा। पल्स लेज्यूमिनेट क्रॉप्स को हम सो गाइज ये जो इम्पोर्टेंट सुहानी जो बता रही है ना, मैं आपको एंड में इनकी स्क्रीनशॉट लेके या पिक्चर लेके आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आप अभी ये पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मेरी बहन के 10th के पेपर में भी आई थी, तो आप ये देख लीजिएगा एक बार। सो पल्सेस लेज्यूमिनस क्रॉप होती है, जैसे कि इसमें आ गई पल्सेस में क्या आ गई, ग्राम, पी, बीन्स एक्सेट्रा। ऑयल सीड्स क्रॉप में क्या क्या आ जाता है, मस्टर्ड आ जाते हैं,
ग्राउंड नट्स आ जाते हैं, मूंगफली कहते हैं ग्राउंड नट्स को, और मस्टर्ड को कहते हैं सरसों। फाइबर क्रॉप्स में आ गई कॉटन, जूट। रूट क्रॉप्स में आ गई कैरेट, स्वीट पोटैटो। ट्यूबर क्रॉप्स में आ गई पोटैटो, जिंजर, और भी एग्जांपल्स हैं, आप आए तो लिख देना। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोइंग सीजन द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड। जैसे जैसे सीज़न बीतते हैं, जैसे जैसे अलग अलग सीज़न आता है, तो क्रॉप्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्रॉप्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे? रबी क्रॉप्स में, खरीफ क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? दीज आर द क्रॉप आर ग्रोन इन रबी सीजन। एग्जाम्पल विंटर सीजन, जनरली इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, मस्टर्ड। सो मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, अभी समझाती हूँ। रबी क्रॉप्स वो होती है जिनको मतलब कि हम विंटर सीजन में, सर्दियों के सीजन में ग्रो कर सकते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, RW से याद रहेगा। R फॉर रबी, Y फॉर विंटर। मैं दोबारा समझा देती हूँ। रबी क्रॉप्स वो होती है जो विंटर सीजन में ग्रो होती है। R फॉर रबी, ऐसे याद कर सकते हो। R फॉर रबी, W फॉर विंटर, RV। और इसको हार्वेस्ट भी करा जाता है मार्च और अप्रैल के सीज़न में हार्वेस्ट करा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ज़रूरी है। इसके एग्जांपल्स भी दे देना, वीट, ग्राम, टी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप्स होती है दीज क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन द खरीफ सीजन। एग्जाम्पल एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन ड्यूरिंग जून एंड जुलाई। They are harvested after the monsoon season. Example September, October. Example rice, paddy, maize, soyabean, cotton, etc. तो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो मतलब मानसून में आती है, बारिश के मौसम में आती है। तो इसको याद कर सकते हैं आप, R फॉर खरीफ, M फॉर मानसून। R फॉर खरीफ, M फॉर मानसून। तो ये ऑनसेट ऑफ द मानसून पर आ जाती है खरीफ क्रॉप्स, और इनको हार्वेस्टेड करने का टाइम होता है सितंबर से अक्टूबर का। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? इसमें आती है राइस, पेडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। इट इज सिमिलर टू एग्रीकल्चर बट इट इज यूजुअली कैरिड ऑन ए स्मॉल स्केल। हॉर्टिकल्चर होता है, ये एक ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की जो मतलब कि डील करती है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब कि सब्जियों को उगाना, फ्रूट्स को उगाना, फ्लावर्स को उगाना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाना। ये एग्रीकल्चर के सिमिलर ही होती है, पर एग्रीकल्चर जो है वो लार्ज स्केल पे करा जाता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर जो है वो स्मॉल स्केल पर करा जाता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दिस इज द टॉपिक नाउ कैन बी डिस्कस। Cultivation of crops deals with several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities, tasks are referred to as agriculture practices. तो यहाँ से ये डिफाइन बन रही है, cultivation of crops deals with several activities. जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, क्रॉप्स को जहाँ पर उगाया जाता है वो डील करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें, जो फार्मर के अंडरटेकन में आती है, फार्मर करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए करता है फार्मर। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क, एक्टिविटीज़ और टास्क रेफर्ड, इनको कहते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ से ये डिफाइन बन गई है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो दिस एक्टिविटीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग। इस एक्टिविटीज़ में आते हैं जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, सोइंग ऑफ सीड्स मतलब सीड्स को बोना, मिट्टी में सीड्स को डालना, उसे कहते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, मतलब मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना ताकि वो अच्छी रहे। इरिगेशन करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, वीडिंग, हार्वेस्टिंग करना, ट्रेशिंग करना, विनोइंग करना, और फिर लास्ट में उसको स्टोरेज करना। सो इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन, सॉइल को कैसे तैयार करा जाता है? सॉइल इज़ द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। सॉइल एक ऐसा मीडियम है जिसे प्लांट्स को ग्रो करा जा सकता है। सॉइल हेल्प्स टू एंकर द रूट्स ऑफ द प्लांट, सप्लाई ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो ऑक्सीजन टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। सॉइल हेल्प करती है प्लांट्स को पानी पहुंचाने में, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में, उन्हें ऑक्सीजन मिले रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, ये सब हेल्प करती है सॉइल।
सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अर्थवर्म, हेल्प टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जो ये हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, ध्यान में रखना, अर्थवर्म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है, विच कैन बी इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, हु कैन बी इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सो इसका आंसर होगा अर्थवर्म। सो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ एग्रीकल्चर। तो सॉइल को तैयार करना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में होती है प्रिपरेशन, सॉइल को तैयार करना 2 भागों में होता है, जिसकी प्लगिंग पहला पार्ट है उसका और लिवलिंग दूसरा पार्ट है। तो प्लगिंग डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। ध्यान से समझना, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, इस प्रोसेस में सॉइल को लूजिंग एंड टर्निंग कहा जाता है। लूजिंग करा जाता है और सॉइल को टर्निंग करा जाता है। उसे कहते हैं प्लगिंग। अरे दीदी रुको, तो कहते हैं प्लगिंग और टिलिंग। दीदी लूजिंग का मतलब बता दो एक बार। लूजिंग मतलब सॉइल को अच्छे से उस लायक बनाया जाता है ताकि उसमें वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके। उसको मतलब खोदा जाता है अच्छे से और उसमें वाटर वगैरह उसको मतलब पूरी तरीके से ठीक करा जाता है। ओके दीदी, ये डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आएगी। दिस इज डन यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लग। ये एक टूल की मदद से भी की जाती है जिसे कहते हैं प्लग। मेड ऑफ वुड ऑफ आयरन, ये आयरन का भी बना होता है और वुड का भी बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हो, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी फिर प्लगिंग से पहले। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड बिफोर प्लगिंग, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड बिफोर प्लगिंग, कुछ समय तक मतलब कि मैन्योर ऐड करते थे प्लगिंग से पहले। प्लगिंग हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, प्लगिंग हेल्प करती है जो मैन्योर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए सॉइल के अंदर। समझे कि नहीं? प्लगिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, प्लगिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, उसमें से कुछ दे रखे हैं तो डिस्कस करते हैं। Loose soil has more air space which allow the roots to breathe easily. लूज सॉइल जो होती है वो हेल्प करती है कि उसमें एयर ज़्यादा आए, मतलब कि हवा ज़्यादा आए, जिससे वो अच्छी फसलें उगें उसमें, जिससे रूट्स से ब्रेथ, मतलब कि रूट्स जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो इजीली ब्रेथ कर पाए, सांस ले पाए अच्छी तरह। सेकंड है लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जो लूज सॉइल होती है वो अलाउ करती है रूट्स को कि पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, पेनिट्रेट हो सके डीप तक सॉइल के अंदर। This fixes the plant firmly to the soil. Plugging uproots the unwanted weeds. Plugging helps in mixing manure and fertilizers uniformly in the soil. Plugging help करती है मिक्सिंग मैन्योर को मिक्स करने में अच्छी तरह और फर्टिलाइजर्स को यूनिफॉर्म करने में सॉइल के अंदर। लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। लूज सॉइल जो होती है वो हेल्प करती है कि अर्थवर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैदा हो और माइक्रोब्स भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। अर्थवर्म्स हेल्प्स टू टर्न एंड लूज इन द सॉइल फर्दर अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स एंड हम्स टू द सॉइल। सो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अर्थवर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सॉइल के अंदर और माइक्रोब्स भी। इस पर क्वेश्चन बन सकता है किसको फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, हु वाज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, तो उसमें आएगा अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब। ध्यान रखना अर्थवर्म्स नहीं लिखना, खाली माइक्रोब्स भी लिखना है। Plugging brings the nutrition-rich soil from the lower layers to the top and make it easily available for the plant to use. Plugging help करता है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो और जो लोअर लेयर्स होती है सॉइल की वो टॉप से लोअर लेयर्स भी मतलब कि अच्छे से न्यूट्रिशन रिच हो जाए और उसमें इजीली अवेलेबल हो जाए कि प्लांट्स उसमें अच्छे से उग पाए, तो इसे कहते हैं। ये प्लगिंग के स्टेप्स है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्कर्स, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के सेकेंड स्टेप की, जो है लेवलिंग। द
प्लग, ध्यान से समझना, द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स। जो प्लग्ड फील्ड होती है, प्लग्ड फील्ड जो होती है उसमें बहुत सारे बिग पीसेस होते हैं सॉइल के, मतलब कि सॉइल के बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीस रह जाते हैं, कंकड़ पत्थर, उसको कहते हैं हम क्रम्स। उसको क्या कहते हैं? क्रम्स। दिस इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दैम विद ए प्लैंक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको हम तोड़ दें, प्लैंक की मदद से तोड़ दें। दिस फील्ड इज़ रिवील्ड for sowing as well as for the irrigation. The leveling of soil is done with the help of the lever. जो leveling होती है सॉइल की वो डन करी जाती है वो लीवर की मदद से। A number of tools are required during the course of different agriculture practices. These tools are called agriculture implements. This is the definition. ध्यान कर लेना। Agriculture number of tools are required during the course of different agriculture practices. जो टूल्स मतलब चाहिए होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए, उन टूल्स को कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। प्लग, होई, कल्टिवेटर, लेवलर आर सम ऑफ द इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं जो सॉइल की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। नाउ डिस्कस प्लग। प्लग क्या होता है? ए प्लग इज़ यूज्ड फॉर प्लगिंग इन द फील्ड। जो प्लग है ये यूज़ करा जाता है फील्ड को प्लगिंग करने के लिए। इट मे बी मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। ये वुड और आयरन का बना होता है। अर्लियर मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। प्लग वेयर ड्राइवन बाय एनिमल्स लाइक बल्स, हॉर्सेस और कैमल्स। देखा है आपने कि खेतों में काऊ होती है, बुल्स होती है, हॉर्सेस, उनकी मदद से एनिमल्स को चराया जाता है खेतों में। ए वुडन प्लग कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। एक जो वुडन प्लग होता है वो आयरन की ट्रायंगुलर सी स्ट्रिप कंटेन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लग शेयर। तो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि क्या कहते हैं प्लग शेयर, तो ये डेफिनेशन बन जाती है यहाँ से। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ लॉन्ग रोड। जो मेन पार्ट होता है प्लग का वो होती है लॉन्ग रोड, लंबी लॉन्ग रोड होती है वुड की, विच इज़ कॉल्ड प्लग शाफ्ट। उसको कहते हैं प्लग शाफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर हैंड इज़ अटैच्ड टू बी अ बीम विथ विच वी बोल स्लाइड। सो यह पूरा वुडन प्लग की पिक्चर है। ये लॉन्ग रोड है, ये प्लग शाफ्ट हो रहा है, ये प्लग शेयर हो रहा है। नाउ डेज अगर हम आज की बात करें तो ट्रैक्टर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स। ट्रैक्टर्स को यूज़ करा जाता है एनिमल्स के बदले। पहले लोग एनिमल्स को यूज़ करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हैं। वुडन प्लग इज़ ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय, वुडन प्लग को भी रिप्लेस कर दिया गया प्लग से। पहले प्लग यूज़ करते हैं, अब वुडन प्लग यूज़ करते हैं। तो क्या क्या यूजेस है प्लग के? टिलिंग ऑफ द सॉइल को टिलिंग करना, मिक्सिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन विद द सॉइल, रिमूविंग अनवांटेड वीड्स को रिमूव करना, मिक्सिंग करना मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को। होई क्या होता है? व्हाट इज होई? ए होई हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट आयरन प्लेट फिक्स्ड एट वन इन इट्स एंड, द बेंट प्लेस एक्ट एज प्लेट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता आएगी, पर एक बार पढ़ लेते हैं। जो एक खोई होता है वो लॉन्ग रोड होती है, वुड की होती है, आयरन की होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड होता है, इसका बेंट आयरन होता है इसमें, और एक प्लेट फिक्स्ड होती है एंड्स में, दोनों एंड्स में एक प्लेट फिक्स होती है। द बेंट प्लेट एक्ट एज ए ब्लेड। जो बेंट प्लेट होती है ये ब्लेड की तरह मदद आती है। ये पूरी होई की पिक्चर है। यूजेस ऑफ होई। अब इस होई की क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या हेल्प आता है? ये हेल्प करता है लूजिंग ऑफ द सॉइल को लूज करने में, रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने में। दीदी वीड्स क्या होता है? वीड्स मतलब जो सॉइल प्लांट्स के ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको रिमूव करने में, जो अनवांटेड प्लांट्स उगते हैं उनको रिमूव करने में, मतलब गंदी चीज़ें जो मतलब प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओके दीदी। सो कल्टीवेटर क्या होता है? These days in a large field,
प्लगिंग इज डन बाय कल्टीवेटर्स ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। तो कल्टीवेटर्स होता है एक लार्ज फील्ड में, जैसे कि लार्ज लैंड है, इसमें प्लगिंग करी जा रही है, ट्रैक्टर की मदद से प्लगिंग करी जाती है। इसमें लेबर को बचाया जाता है, मतलब जो लोग हाथ से काम करते हैं उस हाथ की जगह इंसानों की मदद के बिना मशीनों से काम करा जाता है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है, कल्टीवेशन भी हो जाता है अच्छे से। दिस इज कॉल्ड कल्टीवेटर। लेवलर क्या होता है? लेवलर इज ए लार्ज पीस ऑफ वुडन और आयरन प्लैंक। लेवलर होता है एक लार्ज पीस ऑफ वुडन, लकड़ी का एक बहुत लंबा सा टुकड़ा। और आयरन प्लैंक मतलब कि लोहे का जो होता है, एक प्लैंक का होता है, ऐसे प्लैंक होता है, आयरन प्लैंक उसे कहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी पुल्ड बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर्स। इसको हम एनिमल्स और ट्रैक्टर की मदद से भी पुल्ड कर सकते हैं। एंड यूजेस ऑफ लेवर, क्या क्या यूजेस है लेवलर के? इट इज़ यूज टू लेवर, यूज ऑफ लेवलर इज टू लेवल द फील्ड बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। ये सोइंग ऑफ सीड्स को बोने से पहले करा जाता है। ये सोइंग ऑफ सीड्स क्या होता है? वंस ऑफ द सॉइल इज प्लग्ड एंड लेवेल्ड, सीड्स आर सोन इन इट। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। मतलब कि बीज को जो मिट्टी में जो बोया जाता है उसे कहते हैं सोइंग। ये डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट है। ओके दीदी। सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। मोस्ट ऑफ द क्रॉप लाइक वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, ओट्स, मस्टर्ड आर ग्रोइंग बाय सोइंग और सीड्स। जैसे कि हो गया गेहूँ, मेज, बाजरा, ज्वार, ओट्स, मस्टर्ड, इनको सिर्फ बीज डाल दो तो ये उग जाती है। मगर क्यों? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट गुड क्वालिटी एंड हेल्थी क्वालिटी ऑफ बीड्स बिफोर सोइंग। पर इसको ध्यान में रखने की एक बात ज़रूरी है कि अच्छे क्वालिटी के बीज होने चाहिए, कोई भी डिसीज़ फ्री होने चाहिए, सारे बीड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी वो सोइंग के बाद रिजल्ट देंगे। ओके दीदी। नाउ डिस्कस एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या कह रही है? ऑब्जेक्टिव है इसका टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम अनहेल्दी सीड्स। हमें हेल्दी सीड्स और अनहेल्दी सीड्स को सेपरेट करना है। प्रोड्यूसर क्या है? टेक अ बीकर एंड फिल इन द 3/4 विद वाटर। एक बीकर है, उसमें वाटर है, इसमें कुछ सीड्स पड़े हुए हैं। पुट सम व्हीट और ग्राम सीड। इसमें हमें कुछ ग्राम सीड डालने हैं और कुछ व्हीट सीड डालने हैं बीकर के अंदर, और उसको छोड़ना है 1-2 घंटे के लिए, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ऑब्जर्व क्या करेंगे और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? यू विल सी डेट सम सीड सेटल डाउन वाइल सम फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। कुछ सीड जो है वो पानी के अंदर बैठ गए और कुछ सीड ऊपर फ्लो कर रहे हैं। तो कुछ सीड जो पानी के अंदर बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हुए हैं, और जो ऊपर फ्लो कर रहे हैं वो क्यों बैठे हुए हैं? क्या रीज़न है? द सीड विच सेटल डाउन आर गुड। जो सीड्स पानी के अंदर है, मतलब कि ये वाले सीड्स जो बैठ गए हैं, जो नहीं ऊपर नहीं आ रहे, ये मतलब कि ये खाने लायक क्वालिटी के सीड्स है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स है, ये हेल्दी सीड्स है, इनको हम सोइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ऊपर आ रहे हैं सीड्स से फॉर सोइंग फ्लोट विद वाटर आर नॉट गुड फॉर सोइंग। और ये जो ऊपर आ रहे हैं ये गुड क्वालिटी के नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, ये नकली सीड्स है। तो आप इसको घर पे भी चेक कर सकते हैं इस एक्टिविटी को करके। In the above activity, the damage of the seed float on the water because they have become hollow. Thus, they important नहीं है। Precautions for sowing seeds are, क्या क्या precautions बरतने चाहिए हमें? Seeds should be good quality होनी चाहिए, healthy होनी चाहिए, disease free होनी चाहिए। They should be sown and correct depth in the soil. Its roots will be not available to breathe its own सरफेस। बर्ड डैमेज, ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको बर्ड्स डैमेज ना कर दे सीड्स को, और वो अच्छी जगह पर हो, उनको प्रॉपर मात्रा में वाटर मिले, उनको प्रॉपर मात्रा में सनलाइट मिले। सीड्स शुड बी सोन प्रॉपर डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर डिस्टेंस पर ज़रूरी है बोना, कि मतलब कि जैसे कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने बोया है राइस का, तो उसी के अगला 5 सेंटीमीटर पर ही आपको राइस का बोना है। ऐसे नहीं कि इधर उधर भी बिछा दो, प्रॉपर डिस्टेंस पर होने चाहिए वो। एंड ईच अदर टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ये बचाता है हमें ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट से। दिस अलाउ इनफ वाटर, ये अलाउ करता है कि इनफ पानी मिले, इनफ वाटर मिले, उनको न्यूट्रिशन भी इनफ मिले, जो ज़्यादा ही मिले, और सनलाइट भी
enough milling. In case of rice and many vegetables like tomato, onion and brinjal seeds are not directly sown into the soil. जैसे कि टमाटो हो गया, अनियन हो गया, ब्रिंजल सीड्स हो गए, उसको हम डायरेक्टली सॉइल में नहीं बो सकते हैं. दे आर फर्स्ट सोन इन ए स्मॉल एरिया कॉल्ड नर्सरी. ये फर्स्ट हमें सोन होते हैं स्मॉल एरिया में, जिसको हम नर्सरी कह सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आ सकता है किसको नर्सरी कहते हैं. तो ये रही यहाँ से लेकर यहाँ तक. When they grow into the plantains or seedling, they are transplanted in the field manually. This helps the farmers to select only the healthy seedling and to save space. Them properly. This increase the crop production. इससे crop production भी increase होता है. Methods of sowing seeds. क्या क्या methods होते हैं sowing कर सीड्स को करने के. बाय हैंड से कर सकते हैं, मैन्युअली जिसे कहते हैं. द मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ये डिफाइन इंपॉर्टेंट है. इट इज एन डिसएडवांटेज द सीड्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फील्ड. ब्रॉडकास्टिंग के डिसएडवांटेजेस भी है, जिसमें से एक है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे सीड्स का फील्ड के अंदर. अब बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स. क्या क्या यूज़ होते हैं सीड ड्रिल्स को यूज़ करने के, क्या क्या फ़ायदे हैं. ए सीड ड्रिल हैज़ ए फनल शेप्ड ओपनिंग लीडिंग टू द लॉन्ग ट्यूब्स. एक जो सीड ड्रिल्स होती है वो फनल शेप्ड की होती है, जिसको हम ओपनिंग करते हैं लॉन्ग ट्यूब्स के अंदर. इट इज़ अटैच टू ए प्लग. एक प्लग से अटैच्ड होती है. सीड्स आर पुट इनटू द फनल. सीड्स को जो है फनल के अंदर पुट करा जाता है. एज द प्लग मेक्स फरो इन द सॉइल. से जो प्लग है वो फरो कर देता है सॉइल के अंदर उसे. द सीड्स आर सॉइल इन द सॉइल बाय द ड्रिल. जो सीड्स है वो हमें दिखाई देते हैं, सोन करे जाते हैं सॉइल के अंदर ड्रिल की हेल्प से. द सीड्स ड्रिल शोन द सीड्स एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड प्रॉपर डेप्थ. जो सीड्स है उनको इक्वल डिस्टेंस पर बोया जाता है, इक्वल डिस्टेंस पर बोया जाता है, जिससे वो अच्छी नरिशमेंट होती है उनमें. It is also ensured that seeds got also get covered by the soil after sowing. Seeds को मिट्टी की एक लेयर से और कवर भी करा जाता है to save them from being eaten by the birds. जिनसे उन्हें हेल्प होती है कि उनको बर्ड्स ईट नहीं कर पाते सीड्स को. Applying manure and fertilization. Soil supplies minerals एंड न्यूट्रिशन टू द क्रॉप. सॉइल जो है वो मिनरल पहुँचाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुँचाते हैं क्रॉप के अंदर. दिस न्यूट्रिशन आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. व्हेन द फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. जो फार्मर है वो क्रॉप ग्रो कर रहा है सेम फील्ड में, द न्यूट्रिशन गेट डिप्लॉयड. मतलब कि ग्रो करे जा रहा है वो एक ही फील्ड में खेती ग्रो करे जा रहा है. बार बार उसको लैंड को मतलब दोबारा से रिन्यू नहीं कर रहा है. वो एक ही लैंड पर बार बार फसलें उगाए जा रहे हैं, जिससे उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है. वो सॉइल कल्टिवेटेड करने के लायक नहीं रहती है. द क्रॉप यील्ड बिकम्स रिड्यूस हो जाती है क्रॉप यील्ड उसकी. देयरफॉर दीज न्यूट्रिशन आर रिप्लेसेंट ईदर बाय द नेचुरल मेथड्स. जो उसके न्यूट्रिशन है वो मर जाते हैं, वो दोबारा रिन्यू नहीं हो पाते हैं नेचुरल मेथड से भी. बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन टू द सॉइल. अगर आपको उसे ठीक करना है तो आपको उसमें मैन्योर डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, तभी वो सॉइल दोबारा से कल्टिवेटेड करने के लिए प्रिपेयर हो पाएगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेचुरल मेथड्स. क्या क्या नेचुरल मेथड्स होते हैं? ये फील्ड फैलो होते हैं, क्रॉप रोटेशन होते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग होते हैं. फील्ड फैलो क्या होता है? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स. दो क्रॉप्स के बीच में अनकल्टिवेटेड होना चाहिए. दिस मेथड्स अलाउ द सॉइल टू रिगेन द लॉस्ट न्यूट्रिशन नेचुरली. ये सॉइल में हेल्प करते हैं कि उन्होंने न्यूट्रिशन खो दिए नेचुरली, कुदरती उन्होंने न्यूट्रिशन खो दिए सॉइल ने. द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स को हेल्प टू रिटर्निंग बाय द. जैसे कि कोई भी एनिमल्स मर जाता है तो वो डिकम्पोजर्स आकर उसे डिकम्पोज कर देता है, तो उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सॉइल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं.
But this practice is not followed by as the farmers want to grow a new crop to earn more money. But this practice is not, ये practice जो होती है वो follow नहीं करी जाती farmers के द्वारा, ये खुद ही होती है, ये naturally occur होती है. Want to grow a new crop to earn more money. The farmers क्या चाहते हैं? Farmers चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नई क्रॉपें उगाएं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न हो. अब वो बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की जो कि है क्रॉप रोटेशन. Each crop uses more for some nutrition. हर एक क्रॉप, सिंगल क्रॉप भी some nutrition प्रोवाइड करती है and less of others. If different crops with different nutrition, अगर different crops होती है different nutrition के साथ होती है, requirement are growth in different season. ये ज़रूरी है कि उन्हें डिफरेंट सीज़न में ही उगाया जाए. ये नहीं कि जिस क्रॉप का सीज़न चल रहा है उसको छोड़ के हम दूसरे सीज़न की क्रॉप उस सीज़न में उगा रहे हैं, तो इससे वो उगेगी भी नहीं और फार्मर्स का टाइम वेस्ट भी होगा. मगर क्यों? The soil is not depleted on its nutrition. This practice is called as crop rotation. तो यहाँ से एक डिफाइन बन गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लेना. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वीट और राइस यूज लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. जो वीट है और राइस है ये लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पहुंचाते हैं सॉइल के अंदर. जैसे कि कुछ क्रॉप होती है उनमें से आते हैं वीट और राइस, जिसको अगर हम ग्रो करेंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है सॉइल के अंदर, विच इज़ गुड. दिस नाइट्रोजन कैन बी नेचुरली रिप्रेजेंट मतलब कि रिन्यू होना, दोबारा नई तरीके से उगना, अपने आप ही नेचुरली अकर हो जाना, रिन्यू करना, अपने आप ही रिन्यू हो जाना. तो ये सॉइल के अंदर नेचुरली नाइट्रोजन पहुंचाते हैं और नाइट्रोजन नेचुरली ही रिप्लेनिश हो जाती है. The next crop is of leguminous plant like pea, beans, soybean, groundnut. अगर लेज्यूमिनस क्रॉप होती है, लेज्यूमिनस मतलब कि दाल वाली फसलें, जहाँ पर ये वर्ड आ जाए आपको ध्यान रखना है कि दाल जिसके पी, बीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, दालों के अलावा और लेज्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं ये सब चीज़ें. कौन सी दाल? मसूर की दाल. ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि डेट रूट्स नोडल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट कंटेन बैक्टीरिया. जो रूट्स होती है वो लेज्यूमिनस प्लांट्स की वो कंटेन करते हैं बैक्टीरिया जिसको कहते हैं रिजोबियम. ये डेफिनेशन बन रही है यहाँ से, द रूट नोडल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स कंटेन बैक्टीरिया आज को रिजोबियम. एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. It can be fixed atmospheric nutrition and convert into usable nitrogen. This process is called. क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये वाली डेफिनेशन आपको पूरी लिखकर आनी है यहाँ से. That can be fixed atmospheric nitrogen and convert into usable nitrogen. This process is called nitrogen fixation. मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करना और उसको कन्वर्ट करना, यूज़र में आना, उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. परफेक्ट. मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? समटाइम्स टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोइंग टुगेदर इन द सेम फील्ड. कभी कभी दो से ज़्यादा क्रॉप जो होती है वो एक ही जगह पर ग्रो कर दी जाती है. दिस टेक्निक इज कॉल्ड मिक्सिंग क्रॉप. इस टेक्निक को कहते हैं मिक्सिंग क्रॉप. मतलब कि एक लैंड है, यहाँ पर दो से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती है तो उसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप्स. नाउ दीज क्रॉप्स आर सिलेक्टेड. ये क्रॉप जो होती है सिलेक्टेड होती है सो डेट द न्यूट्रिशन ऑफ नीड्स ऑफ वन क्रॉप आर फुलफिल्ड बाय द अदर. जो एक क्रॉप का न्यूट्रिशन है वो दूसरी क्रॉप के लिए भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे. मतलब ये दोनों क्रॉप्स ऐसी लगाई जाती है कि कोई भी हार्मफुल डिसएडवांटेज ना हो, इनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, एक ही साथ इनको अच्छी तरह जांच के फिर लगाया जाता है. इसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं सेरेल क्रॉप लाइक वीट हो गया, गेहूँ हो गया, राइस हो गया. कैन बी ग्रोन विद लेज्यूमिनस क्रॉप लाइक पीस, सोयाबीन. अगर हम गेहूँ के साथ हम लेज्यूमिनस क्रॉप, गेहूँ के साथ हम मटर को भी बो सकते हैं. राइस के साथ हम सोयाबीन को भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये पढ़ते हैं.
However, these natural methods alone are not enough to maintain the fertility of the soil. So farmers add manure and fertilization. Farmers जो है कुछ natural methods अपनाते हैं soil को अच्छा बनाने के लिए, जैसे वो उनमें fertilizer ऐड कर देते हैं, manure ऐड कर देते हैं, खाद ऐड कर देते हैं उसमें, ये सब चीज़ें. यूजिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, क्या क्या यूज़ है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की. तो मैन्योर का क्या क्या यूज़ है. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए decomposition of dead plants and animals wastage. This process of adding manure to the soil is called manuring. Weeding and crop production. Weeding और crop production क्या होता है. The unwanted and uncultivated plant that grows along with the crop प्लांट आर कॉल्ड वीड्स. जैसे कि हमने यहाँ पर उगाया चावल, तो उसकी बराबर में कुछ और प्लांट उग गया, हमें पता भी नहीं. जंगली प्लांट जो उग जाते हैं एक फसल के साइड में, तो उन्हें कहते हैं हम वीड्स. उन्हें क्या कहते हैं. वीड्स. दोबारा से समझेंगे. कोई भी जिस पौधे के हमने कल्टीवेशन करा है उसके बराबर में ही कोई और प्लांट्स भी, कोई जंगली पौधा भी उग जाए, उसे कहते हैं वीड्स. क्या कहते हैं उसे. वीड्स. ये डेफिनेशन आ सकती है एक मार्कर में. These weeds grow on their own. ये खुद से ही ग्रो हो जाते हैं, नेचुरली अगर होते हैं ये. फॉर एग्जाम्पल एमेरल, पता नहीं मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, पढ़ लेना. ये होता है चुलाई, सैनुपन, भतुआ, वाइल्ड और जावी एंड ग्रासेस. ये कुछ आड़े टेढ़े से नाम है, पढ़ लेना. चूलिया. वीड्स से रिड्यूस द क्रॉप यील्ड. जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करते हैं एज दे कॉम्पिटिट विद देयर क्रॉप्स फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट. ये कॉम्पिटिट करते हैं वाटर से, मिनरल से, सनलाइट से कॉम्पिटिट करते हैं ये. दे स्प्रेड वेरी फास्ट. ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो नेसेसरी होता है कि इनको हम समय समय पर हटाते रहे, वो बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं. The removal of weeds from the yield is called weeding. जो रिमूवल करा जाता है, वीड्स को हटाने का प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं वीडिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वीडिंग किसे कहते हैं, पूछ सकते हैं. व्हाट इज वीडिंग. सो वीडिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय फॉलोइंग मेथड. वीडिंग को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, इसकी मैनुअल रिमूवल से. The weeds are removed or uprooted. pulled about hand cutting. हैंड से रिमूव कर सकते हैं, कटिंग से, रेगुलर इंटरवल के साथ इसे रिमूव करना होता है. दिस डन बाय द ट्रूवल. ट्रूवल खुरपी की मदद से, हैरो की मदद से इसे हटा सकते हैं. अब बात करते हैं केमिकल रिमूवल. तो बहुत नहीं है क्या. Chemical removal. Chemical destroy the weeds but now अब बात करेंगे हम केमिकल रिमूवल की. ओके. सो केमिकल डेट डिस्ट्रॉय वीड्स. केमिकल वीड्स को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स. ये क्रॉप्स को हार्म नहीं करते. तो ये यहाँ से एक डेफिनेशन बन रही है, लर्न कर लेना. Chemical that destroy the weeds but do not harm the crops are called pesticides. Chemicals जो weeds को destroy कर दे पर हमारी crop को harm ना करे, उन्हें कहते हैं weedicides. For detail upon metacolor and snapicide are some of the common weeds or pesticides. Important नहीं है. Pesticides are वीडिसाइड्स आर पॉइजनस. वीडिसाइड्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. सो केयर बी टेकिंग. सो इन्हें इस्तेमाल करने से पहले आपको सावधान रहना चाहिए. जैसे कि ये एक लेडी दिखाई हुई है यहाँ पे हैंकी बांध के, ऐसी ये वीडिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए बिकॉज ये पॉइजनस रहते हैं कि आपको डेड भी कर सकते हैं वाइल स्प्रेइंग दैम. द फार्मर्स शुड कवर देयर नोज एंड माउथ वाइल स्प्रेइंग. जो फार्मर्स है वो अपना नोज़ और माउथ जो है वो कवर करते हैं स्प्रे करने से पहले, जिसकी इन्होंने कर रखा है. द ग्रेन मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड. ये ध्यान में रखा जाता है कि ग्रेन वो वॉश्ड हो प्रॉपरली बिफोर कंज्यूम्ड. कंज्यूम करने से पहले वो अच्छे से वॉश्ड हो. रिसर्च टू इज involve several methods to kill weeds going on. For example, insect that attach to specified weeds are used to control such weeds.
सम अदर वेज फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, कुछ और ज़्यादा अदर वेज है जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, जैसे कि रैट्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो डैमेज क्रॉप। रैट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, वो क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेस्ट, इन एनिमल्स को पेस्ट बोला जाता है। तो पेपर में ये आ सकता है आपके कि व्हाट इज़ पेस्ट, पेस्ट किसे बोला जा सकता है, पेस्ट की एग्जांपल दीजिए, तो आपको ये लिखना है रैट्स एंड इंसेक्ट्स। पेस्ट आर डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग पॉइजनस केमिकल कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। पेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, दोबारा सुनेंगे ध्यान से। पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग पॉइजनस केमिकल आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए पॉइजनस केमिकल के द्वारा, उसे कहते हैं पेस्टिसाइड्स। एग्जाम्पल है इसके DDT मीन्स डाइक्लोरो डिफेनोलाई क्लोरोइथेन। सेकेंड एग्जाम्पल है BHC बेंजाइन हेक्साक्लोराइड और गामा एक्सन। Sometimes crop plants are also damaged by disease caused by fungi, bacteria, viruses. Sometimes जो है वो क्रॉप प्लांट्स है वो डैमेज कर देते हैं डिसीज़ कॉज, उससे डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि फंगी हो सकती है, बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं। Sparing various chemicals like fungicides, कभी कभी बहुत ज़्यादा केमिकल्स स्प्रे करने में फंगीसाइड्स हो सकते हैं। एग्जांपल है इसके कॉपर सल्फेट। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डिसीज़, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को डिसीज़ से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग एंड विनोइंग। 3 अलग अलग नेम है, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। वंस अ क्रॉप इज मैच्योर फार्मर्स कट एंड गैदर इट। एक बार क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो फार्मर्स उसे कट करके उसको इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ से एक डिफाइन बन दिया, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की क्या डेफिनेशन है, जिस प्रोसेस से कटिंग और कटिंग कर लिया जाए और गैदर कर लिया जाए क्रॉप्स को, उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल हो गए इसके रबी क्रॉप्स में कौन कौन से एग्जांपल है, वीट हो गए, वीट आर हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। जो गेहूँ है उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है मार्च और अप्रैल में। एंड खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है जिसकी राइस, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। इन इंडिया हार्वेस्टिंग इज डन ईदर मैन्युअली विद अ सिकल, और इंडिया में हार्वेस्टिंग डन करी जाती है सिकल की मदद से। सिकल क्या होती है, सिकल ही होती है, इससे ऐसे करके वो कट कर देते हैं फार्मर। बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, मशीन की मदद से क्या कहते हैं, इसे हार्वेस्टर कहते हैं। अटैच्ड ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर से अटैच होती है सेवरल क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग इज फॉलोड बाय थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अब बात करते हैं थ्रेशिंग की। Threshing is the process of separating grains from the harvested crops is done manually by striking the harvested crop against a hard surface or by a machine is called thresher. Threshing एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन्स को जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है, हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ से ये थ्रेशिंग की डिफाइन बन रही है। इट इज़ डन मैनुअली बाय स्ट्रिंगिंग दैन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। यहाँ से एक और डिफाइन बन दिया, पूछ सकते हैं व्हाट इज ट्रेजर। ट्रेजर क्या होता है, ट्रेजर होता है इट इज़ डन मैनुअली बाय स्ट्रिंगिंग द हार्वेस्टेड ए क्रॉप। हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप को उसको एक हार्ड सरफेस पर मशीन की मदद से ट्रेश करा जाता है, कहते हैं ट्रेशर। ए फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। एक जो फार्म मशीन होती है वो इन दोनों ही कामों को कंबाइन करके करती है, हार्वेस्टिंग को भी और थ्रेशिंग को भी। विनोइंग इज द प्रोसेस, ध्यान से पढ़ेंगे, डेफिनेशन बन रही है। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ विद द हेल्प ऑफ वाइंड। विनोइंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें सेपरेट करते हैं अगेन ग्रेन्स को, पर उससे पहले शेफ की वाइंड की हेल्प से करते हैं। वाइंड से जो सफ़ेद प्लांट्स के ऊपर आ जाता है वो वाइंड की वजह से एक प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रेवल करता है, उसको कहते हैं विनोइंग। इन दिस प्रोसेस द थ्रेश्ड क्रॉप इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट। द हेवियर सीड fall almost vertically down. The lighter shaft gets blown away from the vine and falls at a distance. वही लिखा है जैसे कि मैंने आपको बताया, हवा की मदद से जो प्लांट के ऊपर एक सफ़ेद से आ जाते हैं वेज।
तो वो उड़ के किसी और प्लेस पर चले जाते हैं, उसे कहते हैं। नाउ आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टॉक्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। कभी कभी हार्वेस्टिंग करने के बाद भी जो फील्ड्स में है वो स्टब्स ले जाते हैं, विच आर बर्न बाय फार्मर्स। तो उनको ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते, तो फार्मर्स उन्हें जला देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपकी ज़्यादा एडिशन में पूछा जाए तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। वैसे इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट समटाइम पढ़ के जाना एक बार। इट में ऑल्सो कैच फायर हो सकती है, इससे आग लग सकती है, डैमेज हो सकते हैं क्रॉप, पूरी फील्ड में आग लग सकती है। सो एडवाइस टू रिटेन द स्टॉप, तो फार्मर्स को एडवाइस दी जाती है कि रिटेन करें स्टॉप्स को इन द फील्ड में से, उनको जलाए ना। The way they are returned to the soil eventually. This minimize the soil erosion, return nutrition, increase organic content to the soil. Now storage. The freshly harvested food grains contain more moisture than required for storage. जो फ्रेशली हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करते हैं अपने अंदर, जो उन्हें चाहिए भी स्टोरेज करने के लिए, उनको मॉइस्चर चाहिए भी, तो वो अपने अंदर मॉइस्चर कंटेन करते हैं। इफ़ द ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम ग्रेन्स को विदाउट मतलब सुखाए बिना ही स्टोर कर देते हैं, दे मे गेट स्पॉइल्ड एंड अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, वो मतलब कि वो स्पॉइल्ड हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर उन पर कोई कीड़ा मकोड़ा अटैक कर देता है और वो उन्हें ख़राब कर देता है। मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, मॉइस्चर जो है वो प्रमोट करते हैं ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो, जैसे फंगी की ग्रोथ हो। Hence, before storing the grains or the other products, they are properly dried. इसलिए ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी जो चीज़ है वो अच्छे से प्रॉपर्ली ड्राई हो, स्टोर करने से पहले सन में उसे अच्छे से ड्राई कर लिया जाए और उसका एक्सेस मॉइस्चर जो है वो निकाल लिया जाए ताकि वो ख़राब ना हो। Crop is stored so that it can be available to different parts of the country throughout the year. During the storage, food grains is also have to be protected from the rats, worms and insects. तो क्रॉप्स को बचाया भी जाता है और स्टोर करके तो रखते हैं, पर उनको ये भी ध्यान देना ज़रूरी होता है कि रैट्स ना आए, उन पे रैट्स ना आए, इंसेक्ट्स ना आए और वर्म्स भी ना आए। उनको ये सब ध्यान रख के क्रॉप्स को स्टोर करा जाता है। स्टोरेज इज डन इन द फॉलोइंग मैटर। स्टोरेज भी बहुत सारे तरीक़ों में डन होता है, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फूड ग्रेन्स आर स्टोर इधर जस्ट जूस बैग और स्मॉल मेटाबॉलिक बिन। फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टोर करे जाते हैं जूट बैग्स के अंदर या तो स्मॉल मेटेलिक बिन्स के अंदर। इसके अलावा इनको और किसी में स्टोर नहीं करा जाता। ऑफ्टन मीन्स अक्सर ड्राइड नीम्स लीव्स आर पुट वाइल स्टोरिंग एट होम। अक्सर घरों में अगर आपको स्टोर करना है तो इसमें कुछ नीम की पत्तियाँ डाल दो ताकि ये घर में अच्छे से स्टोर हो पाए। दिस प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम वर्म्स एंड इंसेक्ट। ये तरीका जो है ये बचाता है ग्रेन्स को कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट्स से, जिनसे उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अगर आपको क्रॉप्स को कीड़े से बचाना है तो उसमें कुछ नीम की पत्तियाँ डाल दो। On a large scale, food grains are put in gunny bags and silos and granaries. अगर लार्ज स्केल पे फूड ग्रेन्स को पुट करा जाता है गनी के अंदर, गनी बैग्स के अंदर, सिलोस के अंदर, ग्रेनियर्स के अंदर। इन सिलोस एंड ग्रेनियर्स ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स एंड इंसेक्ट बाय केमिकल ट्रीटमेंट। ग्रेनियर्स के अंदर ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करा जाता है। किससे प्रोटेक्ट करा जाता है? रैट से, इंसेक्ट से और केमिकल ट्रीटमेंट से। The grain should be inspected periodically to ensure that they are not attacked by the rodents, insects or microbes. और ये ध्यान में रखा जाता है कि उनके ऊपर रोडेंट्स अटैक ना कर दे, इंसेक्ट अटैक ना कर दे या माइक्रोब्स उन्हें ख़राब ना कर दे। एन एक्स्ट्रा स्टॉक कॉल्ड बफर स्टॉक। और एक्स्ट्रा स्टॉक को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्टॉक को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। या फिर इसका उल्टा, बफर स्टॉक को और क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्टॉक। इट इज़ ऑलवेज मेंटेन सो डैट grains are available in plenty even if they are less produced in a year. The latest and safest method of grain storage is
to circulate nitrogen gas in cellulose. It reduce oxygen in the cellulose. जो लेटेस्ट और सेफेस्ट मेथड है कि उनको सर्कुलेट नाइट्रोजन गैस के सर्कुलेट ही रखना चाहिए, जिससे उसमें ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती और सॉइल मतलब न्यूट्रिशन रिच ही रहती है. And kills all the pests and microorganisms. This method is simple and easy. And grains can be storage for much or longer period. ये मेथड जो है वो ग्रेन स्टोरेज, ग्रेन्स अच्छे से स्टोर कर लेती है और लॉन्गर पीरियड तक भी स्टोर रहते हैं वो. क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? टू मीट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री. ये ज़रूरी होता जा रहा है कि फूड प्रोडक्शन भी हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हो. अगर फूड प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज़ होगा तो लोग भूखमरी के कारण मरने लगेंगे. फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय. फूड प्रोडक्शन को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो फर्स्ट मेथड है उसका इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगानी चाहिए हमें. डेवलपिंग हाई यील्डिंग डिसीज़ रेसिस्टेंस एंड पेस्ट रेसिस्टेंट वैराइटीज़. हमें डिसीज़ फ्री क्रॉप्स उगानी चाहिए. पेस्ट रेसिस्टेंट मतलब कोई भी पेस्टिसाइड नहीं होनी चाहिए उसमें. डेवलपिंग अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप. हमें ऐसी क्रॉप्स उगानी चाहिए जो जल्दी मैच्योर होती हो. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स. हमें इम्प्रूव करना चाहिए क्रॉप प्लांट्स की जो क्वालिटी होती है उसे इम्प्रूव करना चाहिए. हाइब्रिडेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग. हाइब्रिडेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप आर डेवलप्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू वेराइटीज विद द डिफरेंट डिसाइरेबल कैरेक्टर्स. दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन. ये डेफिनेशन बन रही है. हाइब्रिडेशन क्या होती है? न्यू वेराइटी, जब नई नई वेराइटीज़ के क्रॉप उगाए जाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर दो वेराइटी से ज़्यादा और डिफरेंट डिसरेबल करेक्टर, उनके डिफरेंट डिसरेबल करेक्टर होते हैं, मतलब एक जैसे करेक्टर नहीं होते, उसको कहते हैं हाइब्रिडेशन. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, अच्छे से समझना है इसे. द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाय DRM स्वामीनाथ. ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करा गया था इंडिया में DRMS स्वामीनाथ के द्वारा. ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसके द्वारा स्टार्ट करा जो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन DRMS स्वामीनाथ के द्वारा, या फिर उल्टा पूछ सकता है DRMS स्वामीनाथ के द्वारा क्या ऑर्गेनाइज करा गया था. तो आपको लिखना है इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन. एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी थे. द ग्रेटेस्ट improvement in the production of food grains and the other agriculture produced during the period 1960. जो ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का और वो इस पीरियड के अंदर हुआ था 1960 और 1918 के अंदर. इस कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन ये डेफिनेशन बन रही है यहाँ से. द ग्रेट इम्प्रूवमेंट से लेकर यहाँ से डेफिनेशन बन रही है ये. द ग्रेट इम्प्रूवमेंट से लेकर यहाँ तक ग्रीन रेवोल्यूशन तक. It was brought about the importing high yielding varieties of wheat. इससे high varieties of wheat production होता है. फ्रॉम मैक्सिको से आते थे ये ऑस्ट्रेलिया तक. These plants were restored and stronger, had better response to the fertilizer. ये प्लांट्स जो है वो शॉर्टर होते हैं लेकिन ये स्ट्रॉन्गर भी होते हैं. इनका बेटर रिस्पॉन्स आता है फर्टिलाइजर सब. The food production was enhanced to such an extent that our country became self-sufficient in food production. इससे जो हमारी कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाती है. सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाती है फूड प्रोडक्शन के मामले में. द मेन फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ये 100% आएगा, इसको 100% करके ही चलना. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये. मेन फीचर्स क्या क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड. इंट्रोड्यूस करना न्यू और हाई वैराइटीज ऑफ सीड्स के. वैराइटीज ऑफ सीड्स, जो वैराइटीज है सीड्स की,
जो वेराइटीज़ है सीड्स की वो अच्छी होनी चाहिए। इंक्रीज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, अच्छी तरह फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होनी चाहिए। इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, इंक्रीज होनी चाहिए फर्टिलाइज़र्स, इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यूज़ ऑफ लेटेस्ट एग्रीकल्चर पैटर्न यूज़ करना चाहिए, ट्रैक्टर्स का, सीड ड्रिल्स का, हार्वेस्टर्स का, यूज़ ऑफ हाई डिसीज़ रेसिस्टेंस फ्री सीड्स यूज़ करने चाहिए। डेट प्रोडक्शन जो है इससे ज़्यादा बढ़ेगा। जल्दी करो, एक पेज ही बचा है। प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड कैसे एनिमल से लेते हैं हम? वी गेट डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल, हम डिफरेंट फूड आइटम्स लेते हैं एनिमल से। डिफरेंट फूड आइटम्स लेते हैं हम एनिमल से, जैसे कि होता है मिल्क लेते हैं हम, मीट लेते हैं एनिमल से, एग लेते हैं, हनी लेते हैं, मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम काउ, मिल्क किससे मिलता है? मिल्क मिलता है हमें काउ से, बफेलो से, गोट से। इट इज़ यूज टू हैव ए वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, हमें ये यूज़ करना है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हम मिल्क प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया बटर के लिए, कर्ड के लिए, घी बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। हम मिल्क से बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मीट ऑब्टेन फ्रॉम गॉट, चिकन, शीप। मीट किससे ऑब्टेन होता है? गॉट यानी कि बकरा, चिकन यानी कि मुर्गी, और शीप से। हम इनका मीट खा सकते हैं, पिग का, सुअर का मीट भी खा सकते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फिश, श्रिम्प्स और प्रॉन्स एंड अदर सी एनिमल्स आर ऑल्सो कैन बी ईटन फूड बाय। बहुत सारे सी एनिमल्स भी हैं जो हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, मीट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हो गए फिश हो गए, श्रिम्प्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, और अदर सी एनिमल्स भी होते हैं बहुत सारे। एग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैन, एग्स कहाँ से मिलते हैं? हैन से मिलते हैं, टर्की से मिलते हैं, डक से मिलते हैं। एग से भी हम खाते हैं, तो ये भी एनिमल कैटेगरी में आ गया फूड की फॉर्म में। हनी भी हमें एनिमल से मिलता है। हनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज देती है। हनी कौन देता है? हनी बीज। यहाँ से आपको इंटरेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 मार्कर में इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हनी बीज क्या देती है? हनी। और मीट के क्या क्या फायदे, तो मतलब इंटरेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। समझे क्या नहीं? ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल विथ प्रॉपर फूड, एनिमल्स को चराना एक बड़ी जगह पर प्रॉपर फूड के साथ, शेल्टर के साथ और केयर के साथ, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो ये डिफाइन यहाँ से बन रही है। एनिमल हस्बेंड्री क्या कहते हैं? रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल विथ प्रॉपर फूड, ढंग से समझना। रियरिंग ऑफ एनिमल्स को चराना एक लंबी जगह पर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, यानी कि प्रॉपर फूड के साथ, शेल्टर के साथ, केयर के साथ, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एक तरह से एनिमल्स का पेपर ध्यान रखना, उनकी केयर करनी अच्छी तरीके से। एनिमल आर रेस्ड एट फार्म्स, एनिमल को फार्म में भी रेस्ट करा जाता है। रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एप्टिकल्चर। एप्टिकल्चर किसे कहते हैं? व्हाट इज एप्टिकल्चर? 1 मार्कर क्वेश्चन। Rearing of honeybees is called apiculture. Rearing of fish in ponds and pools is called pisciculture. What is pisciculture? Rearing of fish in ponds and pools is called pisciculture. Rearing of fish and ponds is called pisciculture. Rearing of birds for meat and eggs. Rearing of birds, meats and eggs is called पोलेट्री कीपिंग और पोलेट्री फार्मिंग। पोलेट्री कीपिंग कहते हैं और इसे पोलेट्री फार्मिंग कहते हैं। ओके, सो ये था चैप्टर नंबर 1 आपकी साइंस की बुक का। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सारी डिफाइन समझा दूंगी एंड सारा बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर सब कुछ बता दूंगी। सो ओके, बाय बाय।